आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है। लकड़ी के गोदामों में खौफनाक आग लम्हों में फैली, घंटों बाद बुझी। क्या गोदाम, क्या घर, क्या दुकानें, सब मलबे का ढेर। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर, जमा पूंजी को जलते देखकर आंसू बहाते रहे। बेबसों के पास दुहाइयां देने के सिवा बचा ही क्या। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ कराची के टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि यहाँ जो 28 दिसंबर को आग लगी थी उसका किस कदर नुकसान हुआ है। पता ये चला है कि तकरीबन 250 के करीब दुकानें जो हैं वो जल के तबाह हो गई हैं। 42 के करीब फ्लैट्स जल गए हैं, ये नुकसान हुआ है उनको, और तकरीबन 18 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। सैकड़ों लोग सड़कों पर आ चुके हैं और हज़ारों लोग अपनी नौकरी से चले गए। आइए चल के देखते हैं और मिलते हैं लोगों से और मालूम करते हैं कि यहाँ जो मुतासरीन हैं उन पर क्या गुजर रही है। आइए। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ टिम्बर मार्केट में दुकानदारों के साथ, जिनकी दुकानें जल के भस्म हो चुकी हैं। कितना नुकसान हुआ है इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपकी दुकान थी यहाँ पर? जी, मेरी यहाँ दुकान थी और तकरीबन हमारी पैदाइश यहीं की है और यही हमारी शॉप थी अपनी। वो बिल्कुल हमारे सामने, नज़रों के सामने बिल्कुल ख़त्म हो गई चल के। और ये जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, इस एरिया के अंदर तकरीबन 85 से 90 दुकानें थी, सारी जल के ख़त्म हो गई। आग लगी हफ्ते की रात को? जी ठीक है। गाड़ी कब पहुंची है? गाड़ी कम से कम 2 घंटे के बाद पहुंची है। आग कोने तक पहुंच गई थी, गोदाम तक तो ना आने की उम्मीद भी नहीं थी। हम लोग ये सीन उस गाड़ी के जितने भी थे गोदाम के दुकान माल जो था ये हमारे यहाँ के गली में इधर फेंक रहे थे गोदाम। इधर नामुमकिन वाली बात ही आग पहुँचती। इन लोगों ने इतनी लापरवाही की है, इतना हो गया। एक गाड़ी बुझी, एक आग लगी तो कम से कम 1 घंटे के बाद दोबारा गाड़ी आई है। 1 घंटे तक ये 10 मिनट में ये गोदाम में आग लगी। यहाँ तक कि कभी बोलते थे डीजल नहीं है, डीजल हम मार्केट वालों ने चंदा करके इनको डीजल दिया है लेके। जब इन लोगों ने इस मार्केट के अंदर आके इधर आग काम किया, जब तक तो पूरी मार्केट राख हो चुकी थी। सुबह फिर 5 बजे फायर ब्रिगेड की आर्मी वालों की आई, फिर आर्मी वालों ने इधर ताउन किया। हुकूमत के कौन से वजीर आए, कौन सा कोई आदमी आया, कोई शख्स आया, कोई शख्सियत? कोई नहीं आया सर। क्या मतलब कोई नहीं आया? टीवी पे तो सब आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे में हैं। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा यहाँ पर आएँ और देखें ये सब कुछ, और उसके बाद जो है जो अजाला कर सकते हैं, जो हम गरीबों के लिए, जो हमारी दुकानें गई रोड पे आ गए, आपके सामने देखें बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अनाउंस ही किया आपको कुछ पैसे, 1-1 लाख रुपया कितना देंगे? अनाउंसमेंट तो होते रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट भी होते हैं, उनके चेक भी बाउंस होते हैं। क्या अगर आपको मिल भी जाते हैं कल को पैसे, कितना वक्त आप समझते हैं लगेगा इस मार्केट को दोबारा अपने पैरों में खड़ा करने में? तकरीबन 8 महीने 10 महीने लग जाएंगे इसके अंदर। 8-10 महीने लग जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल क्रैश हो गया। इसका मलबा आप देख रहे हो पूरी मार्केट का। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि 3-4 दिन से मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया, इसको पूरा दिखा दिया। अब आगे पीछे सारी बिल्डिंगें देखें, सब जल चुकी हैं। बड़ा मीडिया ने हाईलाइट किया। हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ पर एक जमादार से लेके 1 करोड़पति तक बंदा मुतासिर हुआ है। यहाँ पर मजदूर भी बड़े मुतासिर हुए हैं, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले। वो हमारा माल उठाते थे, मैं खुद दुकानदार हूँ यहाँ का, तो हमारा माल उठाते थे, मूव करते थे, 200-400 रुपये घर पे लेके जाते, अपने बच्चों को खिलाते थे। सब खत्म हो रहा है। आप मुझे बताएंगे कि आग किस वक्त लगी या आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है? सर आग जो है ना बिल्कुल सबसे पीछे वाली जो दुकान है उसके छपरे के ऊपर रात को 12 बजे लगी है। अच्छा, वजह? सर उसकी वजह ये तो ऊपर से मकान वगैरह है, किसी ने या सिगरेट फेंक दी होगी या कोई माचिस की तीली, ऊपर एक छपरा था लकड़ी का, उसमें आग लगी है। अब हमें ये नहीं पता कि किस वजह से आग लगी। उस छपरे से आग उस दुकान में लगी, फिर वो पूरी मार्केट को उस आग ने जलाया। ये तो नहीं है कि किसी ने आग लगाई है शरपसंद? सर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।
2009 में बोल्टन मार्केट में भी इसी किस्म की आग लगी थी, इसी किस्म का वाक़या हुआ था और शायद दिन भी यही थे। मैं यहाँ टिम्बर मार्केट के पीछे एक पतली सी गली में आया हूँ, जहाँ पे आने के बाद एक धचका और लगा है, क्योंकि यहाँ सब वो फैमिलीज़ मौजूद हैं जो बेघर हो चुकी हैं। खुदा जाने सैकड़ों हैं, कितनी हैं। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं, पता करते हैं। एक छोटा सा घर है जो बिल्कुल जल के ख़त्म हो चुका है। ये इसका किचन है जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ काला भस्म जल के ख़त्म। और क्या बताऊं, कुछ पानी है, कुछ कीचड़ है, कुछ गलाजत, गंदगी, सब नतीजा है। और फैमिली जो है बाहर बैठी हुई है। क्या हो गया? पता ही नहीं, आग लग गई, सारा घर लुट गया, बच्चियों का दहेज था उसमें जोड़ा, सब लुट गया। कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा, कोई हुकूमत सब बिल लेवे, सब कुछ लेवे, कम से कम इतना प्यार का हाथ तो फिरा जाए, वो तक नहीं आए। पानी आने में इतना टाइम लगा कि पूरी गली जल के खाक हो गई भैया। अब क्या करें? आप मौजूद थी यहाँ पर? हाँ, नंद लगती है ना, तो हमारा सामने ही घर था, हमने फोन करके जल्दी से बुलाया। बहुत बुरा हाल था। पानी, हमारे बच्चे गाड़ी लेके गए, जब पानी वालों को बुला के लाए, कहते पानी नहीं है यहाँ पे। वो पैसे दो पेट्रोल वगैरह के लिए, जब हम लोग यहाँ की इमदाद करेंगे, जब यहाँ पानी से आग बुझाएंगे। ये फायर ब्रिगेड वालों ने कहा? फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कि आग जब बुझाएंगे कि आप लोग पानी दो हमें। जब आग बुझाने के लिए गाड़ी आएंगे, वो भी पानी खत्म हो गया तो एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी वहाँ जाएगी, तब भी पानी आएगा। ये भी नहीं कि दूसरी गाड़ी आकर पानी वगैरह दे जाए। वो तो आग बड़ी है तो वो तो और बढ़ेगी। पानी पे पानी डलता तो शायद इतना नुकसान ना होता। वो पानी ही नहीं था तो नुकसान तो आग तो आगे वो तो फैलेगी। पानी नहीं आया। बच्ची का इतनी जोड़ के दहेज इकट्ठा करा, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरे भैया ने 10 साल से फ्रिज के लिए पैसे इकट्ठे करे, अभी 2 साल हुए लाया, सब खत्म। मजदूर आदमी है, गरीब आदमी, किराए के घर में किराया दे, खाए, क्या करे? अब कैसे जोड़ेगा मेरा भाई? सब लुट गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास के। कुछ तो बचे कपड़े तल लेके नंगे पैर भागे बुरी तरीके से। कुछ भी नहीं था कि कुछ भी हो, क्या करे? अब कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए। अल्लाह का शुक्र यह है कि इतनी बड़ी आग लगने के बावजूद यहाँ किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके बरक्स अनारकली बाज़ार लाहौर में जो 13 के करीब अब तक अमवात हो चुकी हैं, और खुदा जाने मलबा हटने के बाद क्या नज़र आएगा। आग लगने का वाकया अनारकली बाजार में एक प्लाजे के अंदर पेश आया। ज्वेलरी और घड़ियों की दुकानों पर मुश्तमिल इस प्लाजे की बेसमेंट में आग भड़की और देखते ही देखते हर तरफ धुआं फैल गया। गुंजान बाजार होने के बायस इमदादी टीमों की कार्रवाई में खलल भी पड़ा। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत प्लाजे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें करते रहे। जो ही वो यूपीएस फटा है, उसके बाद फौरन उसने 4 शॉपों को लगातार जो फ्रंट वाली थी उसको अपनी लपेट में ले लिया। जो रुख था वो पीछे की तरफ हुआ है सारा, आगे की तरफ जो थे आगे वो बाहर आ गए, जो पीछे थे वो बाहर आ ही नहीं सके, आग इतनी तेज थी। आग की इत्तला पर पुलिस और जिले इंतजामिया के नुमाइंदे भी मौके पर पहुंच गए। डीसीओ के मुताबिक प्लाजे का सिर्फ एक ही रास्ता था। बुनियादी तौर पे शॉर्ट सर्किटिंग ही नजर आ रही है अभी तक, तो सफोकेशन की वजह से उसकी डेथ हुई है, किसी की भी आग से जलने की वजह से डेथ नहीं हुई। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आग लगने की तहकीकात का हुक्म दिया है। मकामी ताजरों ने आग से होने वाली हलाकतों पर सोग का ऐलान करते हुए मंगल को अनारकली और उससे मुल्का बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। यहाँ कुछ और ख़वातीन भी हैं जो जिनके घर यहाँ पे थे और सब कुछ उजड़ के रह गया। मैं उनसे बात करता हूँ तो मालूम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
आप भी नहीं रहती इसी गली में? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन हमारा इस गली में निकला है बेटा। जो तिनका तिनका करके हमने जो बनाया, आज हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे बच्चों के जेवर पैसा जो था हमारे पास अब कुछ नहीं है, सिवाय ये जोड़े के हमारे पास। यहाँ तक कि हमारी बच्चियाँ रोटों पे आ गई हैं। हम तो यही कहते हैं, खुदारा इतना बस हम पे रहम करो, हमें हमारे जो घर है वो हमें वापस लौटा दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आग लगी उस टाइम पे हमारे यहाँ तक के सरों पे दुपट्टे भी नहीं थे, हमारे बच्चे ऐसे ही सोए। हम बच्चों को उठा, बच्चों को बचा लिया, ये भी अल्लाह की मेहरबानी। हम लोगों के सरों पे दुपट्टे भी नहीं थे, हम नंगे पेट, चप्पलें तक भी नहीं मिली हमें। हमारे मर्द आग बुझाने में, कीचड़ के पानी से तो आग बुझा रहे थे, फायर ब्रिगेड का पानी ख़त्म हो गया था। इस तरह आग फैली है कि पता ही नहीं चला, मोहलत ही नहीं मिली हम लोगों को कि ज़रा सा हम आगे तो बढ़ें। अभी तो आपसे हुकूमत ने वादा किया 1 लाख रुपए देने का। कुछ भी नहीं, उसकी तो आस भी नहीं रखी हुई हमने। अभी तक तो कोई आने की तो दूर की बात, कोई यहाँ किसी ने फ़ोन करके भी नहीं मालूम करा कि यहाँ के लोगों का क्या हाल है यहाँ पे। नवाज शरीफ जो है वहाँ लाहौर में मदद कर रहा है सबकी, और यहाँ 4 दिन हो गए इनको कोई पता ही नहीं है। वरना तो हेलीकॉप्टर घूमते हैं, यहाँ लोग नहीं रहते क्या? जब आपको वोट चाहिए तो आप गलियों में घुस जाते हो, आपको पता नहीं, आप घरों से औरतों को निकलवाते हो। जब आज ज़रूरत है, जब कहाँ सोई हुई है हुकूमत, कहाँ सोई है हुकूमत? आज हमें ज़रूरत है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम रोडों पे जाएंगे, धरने निकालेंगे, लेकिन हम अपना हक लेंगे। इससे पहले कि लोग सड़कों पर निकल आएँ, धरने दें और सड़कों को बंद कर दें, मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा अरे आधा घंटा निकाल के आ जाइए और आके यहाँ का हाल देखिए कि कितना बुरा हाल हुआ हुआ यहाँ पर। हर चीज़ जली हुई है, बच्चियाँ बग़ैर दुपट्टे बग़ैर चप्पलों के अपने अपने घरों से भागी हैं। क्या कोई पुरसाने हाल इनका नहीं है? आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखिए ब्रेक के बाद टैक्सी ड्राइवर राशिद किस तरह अपने बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। दूध 84 रुपीज़ है, जब पेट्रोल में 110 रुपये था, जब भी दूध 84 था, मगर गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं इस वक्त सोनिया के घर में हूँ, या जो घर था इनका अब तो न रहा। सोनिया आप मुझे बताइए क्या था, आपने 4 साल पहले आप यहाँ मूव हुई थी? मेरी शादी हुई, उसके बाद जो अभी जो सब 8 महीने पहले मैंने जो रिपेयरिंग करवाई, घर की सामान नया बनवाया, उसके बाद मेरा नया सामान बिल्कुल बना था, अलमारी वगैरह सब रिपेयर कराई, अच्छा सा घर बनाया, अपने घर को इतना ज़बरदस्त डेकोरेट किया था, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। जिस टाइम पे आग लगी, वो आग ने इतनी मोहलत नहीं दी कि मैं अपनी कुछ चीज़ें बचा सकती, कि मैं अपने बच्चों के तन पे कपड़े पहना सकती। कुछ भी नहीं बचा मेरे घर में, कुछ भी, यहाँ तक कि मेरा दुपट्टा भी नहीं बचा था मैं जो पहन के रोड पे निकलती। मस्जिद वालों ने सहारा दिया, अपनी लेडीज़ को अंदर बुलाया, बोला आप अंदर आ जाए। कुछ भी, मेरे घर मैंने आकर जब देखा तो मेरे को बहुत गहरा सदमा लगा कि या अल्लाह, मैंने तिनका जोड़ के, माँ बाप की एक ही हूँ मैं, अपना तिनका जोड़ के मैंने अपना सब कुछ बनाया था, लेकिन कुछ भी नहीं बचा मेरे घर में, कुछ भी नहीं बचा। मेरे घर के ये पतीलियों के हाल देखें, मेरी जो इस्तेमाल तक नहीं हुई थी चीज़ें, उनका हाल देखें आप लोग। सोने की चीज़ें, यहाँ तक कि मेरे शौहर के दोस्त ने रियाल रखवाए थे 50,000 रुपये के, वो रियाल भी अमानत की, किसी की अमानत भी जल के राख हो गई। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? मेरे घर का हाल देखें आप, मेरे किचन, मेरी नई हर चीज़ अपने घर में नई बनाई थी, अपने शौहर की मेहनत के पैसे तिनका जोड़ के, कुछ भी नहीं बचा मेरे घर का। आप खुद हाल देख सकते। मेरे तो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास भी कपड़े, मेरी 2 बेटियां हैं छोटी, वो कह रही है मम्मा हमारे घर चलो, मम्मा मुझे घर जाना है। हम रोड पे बैठे हुए, कहीं नहीं है हम लोग नीचे रोडों पे बैठे हुए, खुले आसमान तले। मेरे बच्चे सर्दी से रात को भी कांप रहे थे, तो हमको कंबल देने आए, तो जब जाके हमने अपने बच्चों को कंबल उड़ाए। बस ये कहती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ,
बस हमारे को हमारी छत दे दें, हमारे घर बना कर दे दें, ताकि हम सर छुपाने के लिए रहने तो आ जाए। हम लोग कुछ भी तिनका तिनका करके भी, हम अपना काम करके भी गुजारा कर लेंगे, चीज़ें तो वापस हम ले आएंगे, कुछ भी मेहनत करके भी। औरतें बाहर निकल जाएंगी घर की, लेकिन आप लोग प्लीज़ हमें अपनी छत दिला दें, प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, हम लोगों का घर बना दें। आइए, ये क्या कमरा था? मेरे बच्चों का एक दूसरा बच्चा है, मेरे टीवी का हाल, मेरे फ्रिज का हाल देखो, मेरे घर के कलर इतने अच्छे कलर करवाए कि लोग देखते थे। मैं अपना घर अपने आप नहीं देख सक रही अब तो। मेरे टीवी का हाल देखो। किस तरह हम गुजारा करें, कब तक होगा ये? हमें ये भी तो पता है, हमें आसरा तो दें थोड़ा बहुत। हमें तो यहाँ आके किसी ने पूछा तक भी नहीं है। हुकूमत वक्त से तो क्या मैं तवक्को करूँ, नहीं करते हम लोग तवक्को, ना मुझे है ना इन लोगों को है। लेकिन जो हजरात जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, जो मुखय्यर हजरात मौजूद हैं इस शहर में, खुदा का वास्ता थोड़ा सा वक्त निकालिए, यहाँ आइए इस टिम्बर मार्केट को और यहाँ के रहने वालों से मिलिए, उनका हाल देखिए, फिर आगे कुछ कहने को नहीं रह जाता। मैं भी ये ख़बर टीवी पे देखता रहा, तब तक मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितनी हालत यहाँ की ख़राब है, कितनी गंभीर है। लेकिन अब आके महसूस हो रहा है कि ये लोग तो सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये वो बीवियाँ हैं, ये औरतें हैं, ये बच्चियाँ हैं जिनके पैरों में चप्पलें नहीं, जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं। क्या हम लोग, क्या हमारा ज़मीर ख़त्म हो चुका है? हम मर चुके हैं बहैसियत कौम? हमें कोई किसी किस्म का कोई एहसास, कोई दर्द, कोई हिस्स बाकी नहीं रही है? खुदा के वास्ते आइए और आके देखिए, इन लोगों को इनकी मदद कीजिए, इनको सर छुपाने के लिए कोई जगह दे दीजिए, तन के लिए कुछ कपड़े दे दीजिए, ताकि ये अपने आप से दोबारा ज़िंदगी को इज़्ज़त के साथ शुरू कर सकें। अल्फाज नहीं है, कहना बड़ा मुश्किल है, मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, कह कुछ रहा हूँ। बहरहाल कोशिश करते हैं। ये आग कितने बड़े पैमाने पे लगी है, इसका अंदाज़ा इस तीसरी चौथी मंजिल से आके इस खिड़की से झांकी तो पता चलता है। यहाँ पे मुतासरीन और तमाशबीन दोनों ही का मजमा है, लेकिन कोई भी शख्स आगे बढ़ के नहीं आया जिसने मुझसे कहा हो कि यहाँ पे हुकूमत वक्त का एक भी शख्स आगे आया, उसने आके मदद की या किसी किस्म की ऑफ़र किया हो। मुख्तलिफ तंजीमें आई हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ आई हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इनका हाथ थामा है। आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कि आइए इस इलाके को आके देखिए और खुदारा इनकी मदद कीजिए। कब लगी थी? 2-3 दिन हुए? 2-3 दिन हुए। मेरे को ऐसा लग रहा था जब हम रोड पे थे पूरी रात तक जगे थे। जैसे रात को आग लगी, हम लोग डॉक्टर के यहाँ मिल गए थे। जैसी आग लगी फिर डॉक्टर ने हमको देर में छुट्टी दी। जैसी आग लगी और फिर मेरे को ऐसा लगा कि सुबह भी लगेगी क्या नहीं लगेगी। मेरे को पता लगा था कि बस आग लगी और ना चीजें जल गई। अच्छा, आप स्कूल जाती हैं? हाँ
क्लास जाती किस है। क्लास में? कपड़े वपड़े सब जल गए मेरे और बैग जल गया, मेरे बाबा के इंजेक्शन जल गए, सब कुछ जल गया, मेरे बाबा के पैसे जल गए, सब कुछ जल गया हमारा। और हम मेरे कपड़े जल गए, मेरे भाई की जैकेट जल गई। ये एक बिल्डिंग मेरे बाएं हाथ को है और इस तरह की और भी बिल्डिंग्स हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड से अब रहने के काबिल नहीं रही हैं और ये किसी वक्त भी खुदा न ख्वास्ता छोटा मोटा झटका ज़लज़ले की शक्ल हो या लोगों के रहने की सूरत में भी बहुत मुमकिन है कि बिल्डिंग अब गिर जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका ये घर है? ये था? हाँ कभी था, 2-4 दिन पहले था, लेकिन अब घर तो नहीं लगता। ये आप देखकर इसकी हालत जान सकते हैं कि ये घर रहने के काबिल तो नहीं है। अगर हम यहाँ पे 4 दिन से भी हैं तो इस वजह से है कि ताकि हुकूमत हमारे साथ कुछ करे। अब तो हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम किराए पर भी कुछ ले सकें। हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचा, जो भी था तमाम हमारा जेवरात कैश वेश सब जल गया। हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं यूनिफॉर्म और बैगों की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी मदद करें। ये जो मैं अभी आपसे बिल्डिंग का जिक्र कर रहा था, इसी फ्लैट को देख लीजिए, इस बिल्डिंग का हिस्सा है। ये किसी भी काबिल नहीं रहा कि यहाँ इंसान रह सके। जो कंबल हमने ओढ़ा था वो भी नहीं बचा। वो कंबल जो ओढ़ा था, अगर ये कंबल ओढ़े हुए हम लोग सोए हुए होते तो हमारा क्या हाल ये सब बिस्तर है, कपड़े हैं, क्या है? ये अलमारी है, मेरी वॉशिंग मशीन है, मेरा गीज़र, सब कुछ खत्म हो गया। एसी था वो सब खत्म। किचन का हाल देख लीजिए ना, सामान उड़ उड़ के गया उस कमरे तक आ रहा है। ये किचन था, अब तो मैं नहीं कह सकता किचन है। ये कुरान पाक मीनार, ये कुरान पाक है। जी शहीद हो चुका है। ये आग उस कोने से भड़की है और बकौल इन लोगों के मिनटों में ये फैल गई है और अपार्टमेंट्स में और घरों में आ चुकी है। ये घर जिसका आप हाल देख रहे हैं, ये अफशा बीबी हैं। ये घर अफशा बीबी का है, यह था। आप आग की गर्मी कितनी थी, क्या इंटेंसिटी थी, ये पंखे की हालत से देख सकते हैं। बाकी हर चीज़ जल के भस्म हो चुकी है। जलते घर के साथ हजारों सपने जलकर राख हुए। अलमारी में रखी खुशियां, आंगन में खुशहाली, छत पर आस का चांद और सूरज, खिड़की तारों वाली। उठने बैठने खाने पीने सोने जागने वाले, हंसकर बातें करने वाले, सारे मंजर खाक हुए। जलते घर के साथ हजारों सपने जलकर खाक हुए। आग दुकानों, आग घरों में, आग दिलों के अंदर। आग ने राख बनाए कितने प्यार वफा के मंदिर। दुख के हाथों रोते रोते कितने सीने चाक हुए। जलते घर के साथ हजारों सपने जलकर खाक हुए। देखिए ब्रेक के बाद टैक्सी ड्राइवर राशिद किस तरह अपने बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं।
दूध 84 रुपीज़ है। जब पेट्रोल में 110 रुपये था, जब भी दूध 84 था, मगर गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। मेरी राशिद साहब से मुलाकात चंद दिन पहले हुई एयरपोर्ट से वापसी में। इनसे बातें हो रही थी जब मेरी, तो बहुत सी इन्होंने बातें मुझसे शेयर की जो मैंने चाहा कि मैं ये बातें आप तक भी आज पहुंचा सकूं। अच्छा राशिद साहब, आप कब से टैक्सी चला रहे हैं? जनाब मैं पिछले 20 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, और यानी कराची शहर के अंदर। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो ड्यूटी आवर्स है ना, ये किस वक्त आप दिन भर में कितने घंटे आप चलाते हैं गाड़ी? मैं पिछले जब अपनी टैक्सी चलाता था तो मैं 12 घंटे चलाता था, मगर पिछले 2 साल से जो मेट्रो कैब चला रहा हूँ तो इसमें 24 घंटे की ड्यूटी होती है और 24 घंटे ऑफ होती है। यानी अगर हम आज सुबह 9 बजे आएँ तो कल सुबह 8-9 बजे तक हम ड्यूटी करेंगे, तो हमारी 24 घंटे जब पूरी हो जाएगी तो हमारी 24 घंटे बाद ऑफ होगी। 24 घंटे की ड्यूटी जब आप करते हैं तो ये मुमकिन कैसे होता है? आप सोते कब हैं, खाते कब हैं? जनाब अली, यानी खाना पीना तो यही है कि जो टाइम मिलता रहता है घंटे 2 घंटे का बीच में, तो उसमें जो लंच टाइम हो जाता है तो लंच करते हैं, डिनर हो जाता है, शाम का खाना खाने का टाइम हो जाता है 8-9 बजे, तो शाम को खाना खाते हैं होटल के अंदर, घंटे बैठ जाते हैं होटल में, आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। और रात में ये होता है कि रात को मूवमेंट रुक जाती है 1-1.5 बजे से लेके और 3-4 बजे तक, तो उस टाइम हम लोग सो जाते हैं। 2-3 घंटे सोने को मिल जाते हैं रात में अमूमन तौर पे। और काम होता है इसमें ये हिसाब है कि काम करोगे तो मिलेगा, जितना करोगे उतना आपके पैसे बढ़ेंगे और उतना ही कमीशन बढ़ेगा। इसमें यानी 10% हमारा कमीशन नकद होता है और 4% हमें महीने में मिलता है। 14% हमारा कमीशन होता है, 14% में से हमारा जो है 10% हमें नकद मिल जाता है और प्लस जो 4% बचता है वो महीने में मिलता है। अच्छा भाई, अच्छा ये बताइए कि आप ये इतनी मेहनत करते हैं तो आप दिन भर में कमा क्या लेते हैं? जनाब अली, हम 24 घंटे चलाने के बाद हमारा एवरेज 15 से 20 हज़ार रुपये आता है, और हमारा रोज़ाना का जो एवरेज है वो समझ लें 600, 800, 700 रुपये आता है जो हम अपने घर लेके जाते हैं। आज राशिद साहब के इसरार पे मैं इनके घर आ गया हूँ, इनकी अपनी टैक्सी में, ये मालूम करने के लिए कि इस कलील आमदनी में इनका गुजर बसर कैसे होता है, इनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे घर का खर्चा चलता है। पुराने तर्ज का घर है, इसमें रोशनदान है, ये दरवाजे भी मेरे ख्याल में उस वक्त के लगे हुए हैं। ये दरवाजे भी समझ लो उसी वक्त के लगे हुए। अच्छा, कब से आप रह रहे हैं इस कमरे में? तकरीबन समझ लें कि 14 साल हो गए मुझे। इसी कमरे में 14 साल हो गए आपको? वो कोई ऐसा नहीं है कि चलो यार लो यार ये हम घर बांट रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, बैरिया वाले घर बांट रहे हैं, घर बांट नहीं रहे हैं, वो घर दे रहे हैं। डिफेंस के अंदर उसकी पर्चियाँ बिकती हैं। मैं गया था अभी 15-20 दिन पहले एक सवारी लेने, तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन की पे बोर्ड लगा हुआ था। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बैरिया वालों का 1 कमरे का घर मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? कहने लगा भाई इसके 60,000 रुपये, मगर इसकी पर्ची 3 लाख रुपए की है, आप लोगे? मैंने बोला भाई 3 लाख रुपये होते तो हम टैक्सी चला रहे होते, हम जाके कहीं झोंपड़ी नहीं ले लेते अपने लिए। वो तो फिर वो अमीर लोगों का ही काम है कि वो जुआ खेलना है, अपना पैसा बढ़ाना है, 60,000 की पर्ची 3 लाख रुपये में करके और उसको बेच रहा है। बाकी ये है कि हुकूमत वादा करती है हम ये देंगे, हम वो देंगे। अभी हुकूमत ने जो ये नई हुकूमत आई थी इसमें वादा करा कि हम 3 महीने में बिजली फॉल्ट दूर कर देंगे। माशाल्लाह से 8-8 घंटे बिजली ही नहीं होती। अगर कहीं जाना है, इस्त्री भी करनी है तो सोचना पड़ता है भाई 1 दिन पहले इस्त्री करके रख दो, तो वो हम करते हैं। हम यूनिफॉर्म 1 दिन पहले इस्त्री करके रखते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सुबह यूनिफॉर्म पहनने के लिए बैठे हुए हो, बिजली ना हो। आइएगा तुम सब चाय पियेंगे, बाहर बैठेंगे, थोड़ी देर बाहर बैठ के बातें करेंगे आपसे। अच्छा ये बताइए कि इस एक कमरे का किराया क्या देते हैं आप, अगर आप किराया देते हैं? ये तकरीबन मेरे को गैस बिजली के साथ 5,000 रुपये का पड़ जाता है। इसके अलावा मुझे एक्सपेंसेस बताइए अपने महीने के।
तकरीबन मेरे बच्चों की फ़ीस है 7 से 8 हज़ार रुपये, वैन वगैरह मिला के और स्कूल की फ़ीस मिला के। और जो मेरा अपना घर का खर्चा है वो है तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये, यानी तकरीबन 400 रुपये रोज़ खर्चा है। गोश्त, तरकारी, आपका जो भी है, दूध वगैरह। दूध इतना महंगा है, हालांकि पेट्रोल इतना सस्ता हो गया, मगर गोश्त और ये दूध वगैरह पे पैसे बिल्कुल भी कम नहीं। इसने गवर्नमेंट ने इसने कोई किया ही नहीं है। अब आप देखें ना, दूध 84 रुपीज़ है, जब पेट्रोल 110 रुपये था, जब भी दूध 84 था। आज गोश्त 480 रुपये किलो है, वो भी गाय का कह के लोग भैंस का बेचते हैं, मगर गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है कि भाई तुम 480 रुपये किलो गोश्त बेच रहे हो, कम से कम देखो तो सही, किसी को देखो। सब्जी देख लो आप, सब्जी जो भी लेने जाओ वो 100 रुपये से कम है ही। अभी कुछ लोग चिप्स बेचते थे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कराची में बहुत से लोग चिप्स बेचते थे, चलो यार 20 रुपये 30 रुपये। अभी वो आलू 50, 70, 80 रुपये किलो है। वो बेचारे गरीबों ने चिप्स की अपनी दुकानें, वो मशीनें बंद कर दी। वो क्या था कि वो लोग पार्ट टाइम आके यार चल यार 100-200 रुपये की दिहाड़ी बन जाती थी। मैं भी बेचता था, मैंने भी बेची चिप्स, मैंने भी इसी वजह से बंद कर दी। अब मैं ये कि टैक्सी चलाता हूँ 24 घंटे, इसके बाद चला के आने के बाद सुबह आके मैं सोता हूँ 10 बजे, फिर 4 बजे उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर की और असर की, इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना काम करता हूँ, पाइपें सप्लाई करता हूँ पार्ट टाइम में, तो उसमें 200-400 रुपये मिल जाते हैं। बच्चों की रोज़ी अपने कमा लें हलाल की, और कोशिश यही करें कि अपना छोटी मोटी कुछ झोंपड़ी ख़रीद लें, मगर वो जो महंगाई का तनासुब है उस हिसाब से हम नहीं खरीद सकते। मैं इस घर की हालत देख रहा हूँ, बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान के किसी गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे टूटे फूटे हालत में एक घर है, जोलीदा बोसीदा, लेकिन ये कराची है। आपकी इत्तला के लिए ज़रा इसकी ज़मीन को मुलाहिज़ा कीजिए। ये मलीर का एक घर है, इसकी छत देखिए। मैंने से बार बार पूछा कि भाई आपने अपनी छत को क्यों नहीं ठीक करवा रहे हैं, आप खिड़कियों को ठीक करवाते क्यों नहीं? ये कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इन चीज़ों पे पैसा खर्च करूं, बस जो गुजर बसर हो जाता है रोज़ के रोज़ कमा के उसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये छोटा सा इनका किचन है, इसको भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी वाइफ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये इनका किचन है, छोटा सा लेकिन फंक्शनल, और ये एक ही फैमिली इस्तेमाल करती है? हाँ, ये अच्छा, इसके अलावा चाय आपके लिए मैंने मंगाई। ये वो चाय है जिसका इन्होंने वादा मुझसे किया था, और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। इसमें बलाई वगैरह सब डाल रखी है आपने, कि ये जो आपको खर्चा ला के देते हैं महीने का, उसमें आपका गुजारा कैसे होता है? आपका आटे पे कितना खर्च करती हैं, गोश्त कितने का लाती हैं, सब्जी कितने की लाती हैं, बच्चों की फ़ीस कैसे पे करती हैं, ये मुझे बताइए ज़रा। सब्जी तो ये है कि गोश्त तो हम खाते नहीं, कब हफ्ते में जैसे 15 दिन में लाते हैं, लेकिन सब्जी दालें वगैरह पका लेते हैं बस। और उसके बाद महंगाई तो इतनी है कि इंसान परेशान हो गया है। अच्छा ठीक है, महंगाई बहुत है, आप कहती हैं ज़िंदगी बमुश्किल तमाम गुजर रही है, गुजर बसर हो नहीं पा रहा आपका। 2 बड़े प्यारे प्यारे बच्चे अहमद और कुलसूम मैंने देखे, दोनों माशाल्लाह से बहुत ज़हीन, दोनों इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो क्या आप उनको पढ़ाएंगी, इंजीनियर बनाएंगी, आगे पढ़वाएंगी, या आप कुलसूम बड़े होते ही शादी कर देंगी? नहीं, इनको पढ़ाएंगे, और इनके अगर नसीब में हुआ तो ये पढ़ेंगे। हमारी तो कोशिश यही होगी कि हम इनको अच्छी से अच्छी तालीम दें और अच्छा इनको यानी कुछ ना कुछ बना के। अब इनके जो बच्चे ने जो बोला है इंजीनियर या कुछ, वो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो। आज यहाँ मैं राशिद साहब के इसरार पर उनके घर आया, इनके घर के हालात देखे, इनके फैमिली से मुलाकात हुई, और फिर इनका घर के हालात के हवाले से पता चला कि किस तरह से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस कलील सी आमदनी में। मेरा मुल्क के हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि आप भी आइए, ज़रा देखिए कि करोड़ों लोग पाकिस्तान में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी तनख्वाह 12,000 रुपये नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं क्योंकि मिनिमम सैलरी आपकी 12,000 है। आके देखिए, ये चैलेंज है आपको कि आप आके ज़िंदगी गुजार के दिखाइए 12,000 रुपये में।